सौतेली बहनें रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे दो बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली। मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था। वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है? मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ? मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो। और सुहानी, तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था। फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन दीदी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है। तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ, मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का। मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी, तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहाँ जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे, मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ। मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है,
लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ। बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अजीब और मजेदार थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा मुन्ना जो बड़ा ही चालाक और थोड़ा नटखट था, और एक बेटी गुड्डी जो बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। कहानी का नाम किसान हरिया और समझदार बच्चे। हरिया के पास एक पुराना बैल और एक टूटी फूटी बैलगाड़ी थी। एक दिन उसने सोचा अब तो समय आ गया है कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाई जाए। उसने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मुन्ना, गुड्डी, तुम दोनों को शहर जाकर ये आम बेचने हैं, लेकिन एक ही बैलगाड़ी है। अब बताओ कौन ले जाएगा? मुन्ना बोला, मैं ले जाऊंगा, मैं तेज चलाता हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। गुड्डी बोली, भैया, तेज चलाने से आम गिर सकते हैं और बैल थक सकता है। सोच समझकर चलना जरूरी है। हरिया बोला, अरे वाह, अब तो मुझे एक तरकीब सूझी है। उसने बैलगाड़ी के 2 हिस्से कर दिए, एक में बैल, जोता और आम रखे, और दूसरे हिस्से में मुन्ना को बिठाया। अब बैल और गुड्डी धीरे धीरे चले, जबकि मुन्ना आराम से गाड़ी में बैठा गाना गाता रहा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। गुड्डी ने आमों को अपने दुपट्टे से ढक दिया, जबकि मुन्ना मस्ती में गीला हो गया। जब वे शहर पहुँचे, तो गुड्डी के आम चमचमा रहे थे, जबकि मुन्ना के हिस्से के आम गीले और कुछ सड़े हुए थे। दुकानदार ने कहा, मैं तो बस अच्छे आम लूंगा। गुड्डी के आम बिक गए अच्छे में और मुन्ना को मिला सबक। जब वे वापस आए, हरिया ने हंसते हुए कहा, देखा मुन्ना, मस्ती से काम नहीं चलता, अक्ल भी जरूरी है। मुन्ना बोला, अब की बार गाड़ी भी मैं खींचूंगा और आम भी ढकूंगा। हरिया, मुन्ना और गुड्डी तीनों हंसते हुए घर लौटे, और तब से मुन्ना और गुड्डी मिलकर हर काम में समझदारी और मस्ती दोनों का संतुलन रखते। रामपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, परंतु उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन से जितनी फसल होती, वो उसके परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही पूरी पड़ती थी। उसकी गरीबी और मेहनत को देखकर गांव के लोग कहते, रामू, इतनी मेहनत का क्या फायदा? तुम्हारा भाग्य ही खराब है जो तुम इतना परिश्रम करने के बावजूद भी गरीब हो। ये सुनकर रामू थोड़ा उदास हो जाता, पर फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उन्हें बहुत मानते थे। रामू भी उनके पास गया और अपनी गरीबी और मेहनत की कहानी सुनाई। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी बेटा, बस धैर्य रखो और अपनी मेहनत को बढ़ाते रहो। कभी कभी हमारी मेहनत के फल का समय आना थोड़ा देर से होता है, परंतु मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। रामू को साधु की बात से थोड़ी हिम्मत मिली और वो और भी मेहनत से खेती में जुट गया। दिन रात मेहनत करता, खेतों में घंटों समय बिताता। समय बीतता गया, लेकिन रामू की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। फिर भी रामू ने अपने परिश्रम को कभी कम नहीं होने दिया। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हल को जमीन से निकाला और देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी को हटाया तो एक पुरानी धातु की हांडी निकली। उसने हांडी को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। हांडी में सोने की मोहरें भरी हुई थीं। रामू को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने साधु बाबा की बात को याद किया कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है।
रामू ने उन सोने की मोहरों से थोड़ी जमीन और खरीदी और बेहतर बीज और साधन जुटाए। अब उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी और कुछ ही सालों में वह एक समृद्ध किसान बन गया। उसकी मेहनत और भाग्य ने मिलकर उसका जीवन बदल दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो मेहनत का फल मिलता ही है, बस धैर्य रखना जरूरी है। रामू ने अपनी मेहनत और धैर्य से सिद्ध कर दिया कि सच्ची लगन और परिश्रम से किस्मत भी हमारे साथ चलने लगती है। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज फिर से खाली हाथ आ गए आप। अरे घर में सारा राशन खत्म हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया भी देना है, कितने सारे खर्चे करने बाकी हैं। लेकिन आप हैं कि दूसरा कोई काम करना ही नहीं है आपको, पता नहीं। और आपको कितने साल ऐसे लकड़ियाँ काट काट कर गुजारा करना पड़ेगा। अरे अब नहीं मिलती ज्यादा लकड़ियाँ तो क्या करूँ, और मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें पता है। लकड़ियाँ काटना हमारा खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो, मैंने सुना है कि गांव के बाहर जंगल में कई पेड़ हैं। मैं कल से वहां जाकर लकड़ियां तोड़कर फिर उन्हें बेचकर घर आऊंगा। देखता हूँ थोड़े पैसे मिल जाएं तो। अगली सुबह रामकिशन लकड़ियाँ तोड़ने अपनी कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। अनीता, कुछ खाने को दे दो, साथ लेकर जाता हूँ। जंगल के बीच पता नहीं कितना समय लगेगा। जी, सब्जी तो नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी है, वही ले जाइए। रामकिशन जंगल में आ गया। वह आकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। मुझे पहले ही यहाँ आना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो ज्यादा लकड़ियाँ काट कर ज्यादा पैसे कमाता। अनीता की शिकायत भी थोड़ी कम हो जाती। चलो कोई नहीं, पहले नहीं तो अभी ही सही। चलो काम पर लग जाओ रामकिशन। रामकिशन लकड़ियाँ तोड़ने लगा। बहुत देर लकड़ियाँ तोड़ने के बाद वो थक गया और बैठ गया। उसने अपनी साथ लाई हुई रोटी खाई और पानी पी लिया। फिर तोड़ी हुई लकड़ियों की 2 गड्डियाँ बनाई और उन्हें सर पर उठाकर ले जाने लगा। गांव में आकर, लकड़ियाँ ले लो, सूखी हुई लकड़ियाँ ले लो, अरे भाई लकड़ियाँ ले लो। कोई भी रामकिशन की लकड़ियाँ नहीं खरीद रहा था। रामकिशन आगे जाने लगा। वो बहुत थक गया था। उसे लग रहा था कि अब इतनी सारी लकड़ियाँ उसे घर ले जाने पड़ेंगी। तभी, अरे ओ लकड़ी वाले, जरा रुको तो। जी मालिक, आपको लकड़ी चाहिए क्या? हाँ चाहिए तो, लेकिन दाम कितना है एक गड्डी का? जी 50 रुपए। क्या, एक गड्डी का 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा है। मालिक, अगर दोनों गड्डियाँ एक साथ ले लो तो मैं 80 रुपए में दे दूंगा। इतनी महंगी लकड़ी? ये लकड़ी तुम अपने घर में तो नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं से तोड़ कर लाते हो? फिर इतने ज्यादा दाम क्यों रखते हो? 60 रुपए में देते हो तो ले लेता हूँ दोनों गड्डियाँ। मालिक, लकड़ी तो ऐसे ही लाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए मेहनत भी तो लगती है। कितनी दूर जंगल में जाना पड़ता है, सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है, फिर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी गड्डियां बनानी पड़ती हैं। अब इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। चलो ये बात भी ठीक है, ना तुम्हारा ना मेरा। तुम ये दोनों गड्डियां मुझे 70 रुपए में दे दो। देखो वहीं थोड़ी दूर पर मेरा एक ढाबा है। मुझे चूल्हा जलाने के लिए रोज बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम मुझे कम दाम में लकड़ी दे दोगे तो मैं तुमसे ही खरीदूंगा। और चलो, ढाबे पे जो बचा हुआ खाना होगा उसमें से भी थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है मालिक, आप 70 रुपए में ले लीजिए ये सब लकड़ियाँ। मैं कल भी आपके ढाबे पर